महेंद्र अपनी पत्नी हेमलता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। महेंद्र बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी हेमलता काफी समय से बीमार चल रही थी। महेंद्र के अपने 8 बच्चे थे, जिसकी वजह से महेंद्र को घर चलाना बहुत ही भारी पड़ता था। वे दिन रात काम करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपने 8 बच्चों को भरपेट खाना खिला सके और अपनी बीमार पत्नी का ठीक से इलाज करा सके। एक रोज महेंद्र काम करके घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में उसके 8 बच्चों के साथ 2 और बच्चियां खेल रही हैं। महेंद्र गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, ये 2 बच्चियां कहाँ से उठा लाई हो? अजी, मेरी बहन के मरने के बाद से जीजाजी की हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो अपने दोनों बच्चियों को हमारे पास छोड़ गए हैं। अरे हमारे खुद के 8 बच्चे कम थे जो अब इन दोनों को और पालो। मैं तो पहले ही 8 बच्चों का ठीक से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, अब इन दोनों का पेट कैसे भर पाऊंगा? पहले ही पड़ोस के लोग और बाकी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो आ गया 8-8 बच्चों का बाप, और अब तो सब मुझे 10 बच्चों का बाप कहकर चढ़ाएंगे। अरे जरा अपनी हालत देखो, बीमारी के कारण खुद तो हर वक्त चारपाई पर पड़ी रहती हो और मैं सारा दिन धूप में पिसता हूँ। अजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजी, जैसे हमारे 8 बच्चे पल गए वैसे ही ये भी पल जाएंगे। आप ऐसे गुस्सा न करो। इन बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेरी क्या हालत होती है ये बस मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कहीं दूर भाग जाऊं। अजी, आप ऐसे न बोलो और मुझसे एक वादा करो कि मेरे मरने के बाद आप हमेशा इन 10 बच्चों का पूरा ख्याल रखोगे। महेंद्र हेमलता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हेमलता की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। हेमलता की मौत को कुछ दिन बीत जाने के बाद से घर के हालत और बिगड़ने लगते हैं। घर में खाने का सभी सामान खत्म होने लगा था। तभी महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी रेशमा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करने लगती है। तभी महेंद्र वहाँ से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। रेशमा बेटी, तुम इस ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धो रही हो? और क्या करती पिताजी, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है तो मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं देख सकती। बस उनका पेट भरने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अपनी बेटी की बात सुन महेंद्र की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहा था, जिसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को ये काम करना पड़ गया। जब मेरी छोटी सी बच्ची घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? बेटी, आज के बाद तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा, पर कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या था, महेंद्र अपने काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है। पूरा दिन काम करने के बाद महेंद्र का मालिक जयदेव उसे काम करने के बस 200 रुपए ही देता है। मालिक, ये तो आपने मुझे मेरे काम के बहुत कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भर पाऊंगा? अरे तो क्या मुझसे पूछकर 10 बच्चे पैदा किए थे? और पैसे तो तुम्हें इतने ही मिलेंगे। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो काम भी ज्यादा ही करना होगा। 10 बच्चों का पेट भरना है तो कल से टाइम पर काम पे आ जाना। महेंद्र को जयदेव पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ बोले बिना ही वहाँ से चल देता है और सड़क पर चलते चलते सोचने लगता है, इतने पैसों में 10 बच्चों का पेट कैसे भर पाएगा? हे भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं? मैं कितना बेबस और गैर जिम्मेदार बाप हूँ जो अपने बच्चों का ठीक से पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महेंद्र ऐसे सोचता हुआ चला ही जा रहा होता है कि तभी सामने से तेजी से एक ट्रक आता है और महेंद्र को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रक से टक्कर लगते ही महेंद्र की वहीं पर मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं बाप होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं कभी भी उन्हें भूखा सोने नहीं दूंगा। हाय रे, अब मैं क्या करूं? फिर भूत अपनी जेब से 200 का नोट निकालता है और बोलता है, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर भूत फिर से महेंद्र के रूप में बदल जाता है और उन 200 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर जाता है। पिताजी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, तुम बच्चों को खाना खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मुझे खाना मत देना। ऐसा बोलकर महेंद्र अपने सभी बच्चों के पास जाता है, उन्हें प्यार करता है और उसके बाद चारपाई पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह महेंद्र फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ जयदेव महेंद्र की लाल आंखों को देखकर बोलता है, क्या हुआ महेंद्र बेटा? लगता है तुम्हारे 10 बच्चों ने रात भर तुमको सोने नहीं दिया, तभी तो आंखें एकदम लाल हो गई हैं। अब 10 बच्चे पैदा करोगे तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ही। हाँ, एक तो बेचारी महेंद्र भाई की पत्नी नहीं रही,
फिर ऐसे में बेचारे महेंद्र को ही इतने सारे बच्चों का बोझ झेलना पड़ेगा। क्यों? महेंद्र को जयदेव की बात पर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जयदेव का गला पकड़ लेता है और भारी आवाज में बोलता है, जयदेव के बच्चे, तूने मेरे बच्चों को बोझ कहा? अरे तू तो खुद इस धरती पर एक बोझ है, और अगर आज के बाद तूने मेरे 10 बच्चों को लेकर मजाक उड़ाया ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे महेंद्र, ये क्या कर रहा है तू? तेरे अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई जो तू मेरा गला दबाना चाहता है? अरे अरे छोड़ मेरा गला। अगर मुझे जरा भी खरोच आई ना तो मैं तुझे अभी के अभी काम से बाहर निकाल दूंगा। महेंद्र जयदेव का गला छोड़ देता है और मन ही मन बोलता है, इस जयदेव के बच्चे को अभी पता नहीं है कि मैं महेंद्र नहीं बल्कि महेंद्र का भूत हूँ। इसे तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा, फिलहाल तो मुझे काम पर लग जाना चाहिए। ऐसा बोलकर महेंद्र काम पर लग जाता है और अपनी भूतिया शक्ति से एक के बाद एक भारी भारी अनाज की बोरी अपनी कमर पर रखकर ट्रक में रखता जाता है। जयदेव अपने दोस्त गुलाब से कहता है, इस महेंद्र में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अनाज की बोरी तो ये ऐसे उठाकर ट्रक में भर रहा है जैसे इनमें रुई भरी हो। लगता है महेंद्र भाई को अपने 10 बच्चों वाला मजाक सहन नहीं हुआ, तभी तो देखो 10 बच्चों के नाम से उसके अंदर कितनी ताकत आ गई है। ऐसे बोलकर वो दोनों महेंद्र का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है और सभी मजदूर थककर जयदेव से अपने काम के पैसे लेकर घर जाने लगते हैं। पर महेंद्र एक के बाद एक काम किए जा रहा था। जब रात हुई तो महेंद्र भी जयदेव से अपने काम के पैसे मांगने उसके पास जाता है। जयदेव महेंद्र को 500 रुपए देता है। महेंद्र को जयदेव की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर भूत के रूप में बदल जाता है। भूत भूत, अरे अरे मर गया, रे मर गया। ये महेंद्र एक भूत कैसे बन गया? क्या हुआ जयदेव? अरे तेरे तो चेहरे का रंग ही बदल गया। अब बता कि तू मेरे काम के कितने पैसे देगा? अरे अरे भूत भाई, मुझे जाने दो और आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। तूने बहुत मजाक उड़ाया था ना मुझे 10 बच्चों का बाप बोलकर, मेरे बच्चों को चिल्लड़ पार्टी बोलकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर भूत जयदेव के सारे पैसे ले लेता है और उसके बाद उसे गला दबाकर मार डालता है। भूत फिर से महेंद्र के रूप में आकर अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना और उनके लिए कपड़े लेकर घर जाता है। सभी बच्चे अच्छा अच्छा खाना और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महेंद्र अपनी भूतिया शक्ति से ढेर सारा काम करता है और खूब पैसे कमाता है। फिर कुछ ही दिनों में महेंद्र एक बड़ा आदमी बन गया और उसने अपनी पत्नी के नाम पर एक फैक्ट्री भी खोल ली। एक रात महेंद्र अपने कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने अपने भूतिया रूप में आकर उससे बात करने लगता है। हेमलता, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए थे और हमेशा अपने 10 बच्चों की जिम्मेदारी से दूर भागता था, पर आज देखो मैं मरने के बाद भी तुमसे किया वादा निभा रहा हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को प्यार भी करता हूँ और उनकी पूरी देखभाल भी करता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक भूत हूँ और मैं ज्यादा दिनों तक अपने बच्चों के पास नहीं रह सकता। तभी वहाँ रेशमा आ जाती है। रेशमा को देखकर महेंद्र का भूत काफी सहम जाता है। पिताजी, आप एक भूत हैं। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पिताजी? मेरी बेटी, तुम बहुत समझदार हो, पर अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पर मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अपने भाई बहनों का खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी बच्ची कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मैं अपने 10 बच्चों का ख्याल हमेशा रखूंगा। ऐसे बोलकर महेंद्र वहाँ से गायब हो जाता है। रेशमा उम्र में बड़ी थी और काफी समझदार भी थी, इसीलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान अच्छे से रखती थी। और जब भी रेशमा को अपने पिता की याद आती या महेंद्र को अपने बच्चों की याद आती, वो उनसे मिलने आ जाया करता। जिसका नाम रिया था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे रोड साइड पर एक मोमोज स्टॉल दिखता है। उस स्टॉल पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत बैठी होती है। अरे वाह, चलो आज मोमोज ही खा लेती हूँ। आंटी, फुल प्लेट मोमोज कितने के हैं? मोमोज वाली रिया को घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है, 40 के फुल, 20 के हाफ। ये मोमो वाली इतनी अजीब सा लुक क्यों दे रही है? खैर, मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। कौन सा मुझे इसे लेकर घर जाना है। एक प्लेट लगा दो। मोमोज वाली रिया को मोमोज देती है। अरे आंटी, ये मोमोज की शेप कैसी है? बड़ी फनी शेप है। आपने नया नया काम चालू किया है क्या? हाँ। मोमो वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और रिया को एकटक देखती रहती है। ये बर्ताव रिया को बहुत अजीब लगता है। वो अब कुछ संकोच कर रही थी। फिर रिया मोमो खाने पर कंसंट्रेट करने लगती है। वो 2-3 मोमोज ही खा पाती है कि खाओ खाओ, चाव से खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। और रिया को घूरने लगती है।
अब रिया को मोमोज वाली के बर्ताव से डर लगने लगा था। रिया मोमोज वाली को 50 का नोट देती है पैसे कटवाने के लिए। लो आंटी, पैसे काट लो। मोमोज तो पूरे खाओ पहले, पैसे भी काट लूंगी। नहीं आंटी, घर के लिए देर हो रही है मुझे। आप ये लो, पूरे पैसे रख लो, मैं चलती हूँ। रिया वो नोट वहीं स्टॉल पर रखकर मोमोज वाली से नजरें चुराते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे चलने पर रिया पीछे पलट कर देखती है तो वो मोमोज वाली अपने चुड़ैल रूप में रिया को घूर रही थी। ये देखकर रिया बहुत डर जाती है। रिया जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। वो रोड क्रॉस कर ही रही होती है कि सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में आता है। जब तक रिया खुद को बचा पाती, ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रिया खून से लथपथ रोड पर पड़ी होती है, जिसे देखकर वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे कितना खून बह रहा है इस लड़की का, कोई इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। भला इन पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा है भाई, एक्सीडेंट केस है, बार बार थाने कौन जाएगा अपना काम छोड़ छाड़ के। मोमोज वाली भीड़ को साइड करते आगे आती है और रिया को खून से लथपथ देख जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या, किसी को ऐसे देखकर कौन हंसता है। तो ले जा हॉस्पिटल उसे, इतनी चिंता हो रही है तो खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है। कहकर वो अपने स्टॉल पर चली जाती है। बड़ी बदतमीज औरत है ये, भला ऐसे कौन बात करता है। फिर भीड़ से एक लड़का पुलिस को फोन करता है। पुलिस आकर रिया को हॉस्पिटल ले जाती है और उसके घर पर भी इन्फॉर्म कर देती है। वो मोमोज वाली अभी भी उस औरत को घूर घूर कर देख रही होती है। इतनी गर्मी हो रही है, भूख भी लग रही है, क्या करूं, मोमोज ही खा लूं क्या। फिर औरत मोमोज वाली पर जाती है। ए मोमोज वाली, हाफ प्लेट मोमोज लगा दे। मोमोज वाली उसे मोमोज देने लगती है पर घूरना बंद नहीं करती। चूरी, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, तू मुझे घूरे जा रही है, मेरी सुंदरता पर नजर लगाएगी क्या। खुद तो है ही बदसूरत, मुझे भी नजर मारना चाहती है, चुपचाप मोमोज बेच अपने। मोमोज वाली ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है पर कुछ कहती नहीं है। वो औरत मोमोज खाकर अपने घर जाने लगती है। तभी मोमोज वाली चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके घर का रास्ता देख लेती है। रात को, पता है, आज दिन में मेरा पाला एक बड़ी अजीब सी औरत से पड़ा, वो मुझे घूरे ही जा रही थी। ओहो, तुम्हारी सुंदरता से जल रही होगी बेचारी, अब क्या करे, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे बस जी, रहने दो तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझसे फ्लर्ट करने का। आधी उम्र निकल गई पर जवानी नहीं गई अभी तक। वे दोनों हंसने लगते हैं। मोमोज वाली चुड़ैल गली के खंबे पर बैठकर उन दोनों को देख रही होती है। तभी एकाएक पति की नजर गली वाले खंबे पर जाती है, पर तब तक वो चुड़ैल वहाँ से हट जाती है। अरे ये उस खंबे के बल्ब को क्या हो गया, कभी जल रहा है कभी बंद हो रहा है। अगर रात को बंद पड़ गया तो अंधेरा हो जाएगा गली में, और ऐसे तो चोर उचक्कों के घुसने का भी डर है। चलो देख कर आते हैं फिर, और क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। वे दोनों गली में लाइट वाले खंबे के पास पहुंचे ही थे कि वो लाइट का खंभा टूटकर उस औरत के ऊपर गिर पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई है, अरे कोई मेरी बीवी को बचाओ। अरे ये कैसी अनहोनी हो गई, बचाओ मेरी बीवी को कोई, अरे कोई बचाओ मेरी बीवी को, इस खंबे के नीचे से निकालो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और रामा को निकालने में मदद करते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रामा बेहोश होती है और उसके सिर पर कुछ चोट आई होती है। उसी हॉस्पिटल में रिया भी एडमिट होती है। 2 दिन तक उन दोनों का इलाज चलता है। अचानक ही उस हॉस्पिटल में ऐसे हादसे वाले कई केसेस आने लगे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये हादसे कैसे हो रहे थे और ये हादसे ही थे या कोई और वजह थी इनके पीछे। हफ्ते भर बाद रिया को होश आता है। अरे मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली। अरे रिया के पापा सुनते हो, देखो रिया को होश आ गया, डॉक्टर को बुलाओ। रिया के पापा भागे भागे डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर पुलिस को लेकर रिया का बयान लेने अंदर आती। तो बेटा बताओ, उस दिन जो भी हुआ था, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। रिया अभी भी काफी डरी हुई होती है। डर के मारे उसे उस हादसे को याद करने में भी दिक्कत हो रही थी। बार बार रिया के ख्यालों में उस मोमो वाली की शक्ल आ रही थी। रिया पुलिस को बयान दे ही रही होती है कि कुछ अजीब भयानक सी आहट होती है वहाँ। रिया को वार्ड के गेट के शीशे पर मोमो वाली की शक्ल दिखती है, पर इस बार वो शक्ल औरत की नहीं बल्कि एक चुड़ैल की होती है। रिया डर से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ उंगली करके इशारा करती है। देखो इस लड़की की हरकतें, हॉस्पिटल में पड़ी है, ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही, अभी भी मोमोज याद है इसे। ये भी कोई मोमोज खाने का समय है, ठीक हो जा पहले। नहीं वो चुड़ैल की शक्ल लगातार रिया को घूरे जा रही थी। डर के मारे बयान बीच में ही छोड़ रिया वापस बेहोश हो जाती है। आखिर रिया कहना क्या चाहती थी।
वो नजरें घुमाकर शीशे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। पर वो चुड़ैल अभी भी रिया को घूरे ही जा रही थी। तुम यहीं रुको रिया के पास, मैं घर जाके कुछ फल और खाना ले आता हूँ। कहकर रिया के पापा घर जाते हैं और जरूरत का सामान लेकर हॉस्पिटल की तरफ आ ही रहे होते हैं कि उनकी नजर उसी मोमोज स्टॉल पर जाती है। वो देखते हैं कि जो भी लोग वहाँ मोमोज खा रहे थे, मोमो वाली उन्हें अजीब तरीके से घूर रही थी। ये बात उन्हें बहुत खटकती है, पर उसे नजरअंदाज करके वो फटाफट हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये लीजिए, रिया के लिए कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन बाहर से लाने होंगे। अब यही रास्ता है रिया को होश में लाने का। कुछ भी कीजिए, आप बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कहकर रिया के पापा नीचे मेडिसिन वार्ड में आते हैं। वहाँ वो एक पेशेंट को देखते हैं जिसे तुरंत आईसीयू में ले जाए जाने की तैयारी की जा रही थी। अरे ये तो वही है जिसे मैंने कुछ देर पहले मोमोज स्टॉल पर मोमो खाते देखा था। तभी उसके ख्यालों में मोमोज वाली का चेहरा आता है। और वो मोमोज वाली भी तो बड़ी अजीब थी। मोमोज खाते हुए लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। अब उन्हें कुछ शक होने लगता है। और रिया भी तो मोमो खा रही थी। देखा जाए तो जिस रास्ते पर मोमो स्टॉल है वही रोड रिया के कॉलेज को भी जाता है। अब रिया के पापा के दिमाग में ये गुत्थी सुलझने लगती है। डॉक्टर का मंगवाया सामान लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिया को इंजेक्शन देते हैं और कुछ घंटों में उसे होश भी आ जाता है। रिया, अच्छा एक बात बताओ, उस दिन रोड वाले मोमोज स्टॉल से क्या तुमने मोमोज खाए थे? हाँ पापा, खाए थे, पर उस औरत की नजरें अजीब थी। फिर रिया के पापा वहाँ आए हुए बाकी पेशेंट के घर वालों से बात करते हैं और सबका जवाब एक ही पाते हैं। अब वो बेचैन होने लगते हैं। अब मुझे समझ आ गया सब कुछ क्या और कैसे हो रहा है। वो वापस मोमो स्टॉल पर जाते हैं। उस औरत को थोड़ी दूर से छुप कर देखते हैं। सारे ग्राहकों के जाने के बाद वो मोमोज वाली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर दिन शिकार बनोगे तुम लोग। या तो मरोगे ही या मोमोज खाना ही भूल जाओगे। मोमोज क्या है दुनिया में, तहलका ही आ गया हो। अब खाओ मोमोज। ये देखकर तो मानो रिया के पापा के होश खो जाते हैं। मतलब मेरी बेटी ने एक चुड़ैल के मोमोज खाए थे और जितने भी लोग आजकल हादसे में मर रहे हैं वे सब भी मोमोज वाली चुड़ैल के हाथ के मोमोज खा के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। हो। रिया के पापा उन पेशेंट्स के घर करते हैं और पुलिस के साथ बैठकर सारी बातें बताते हैं। वे लोग डंडा लेकर उस जगह जाते हैं। चुड़ैल, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरे काले जादू वाले मोमोज खाकर हमारे घर वाले इस हालत में हैं। आज तो तू नहीं बचेगी। है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जाकर अपने घर वालों को बचाओ जो मौत के मुंह में झूल रहे हैं। ये सुनकर वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और डंडों से उसका स्टॉल तोड़ देते हैं और उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्लाते हुए वो मोमोज वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते दूर जाने लगती है। आज तो जा रही हूँ मैं, पर एक दिन वापस जरूर आऊंगी।